Hello everyone, I hope you all are fine. So in this lecture we are going to cover our chapter number 8 and chapter number 9 from unit number 2nd. So this will be a one shot video in which we will be covering these two chapters. So first is chapter number 8. So मैंने यहाँ पे बुक की PDF ओपन कर रखी है. इसकी PDF आपको मेरे व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी एंड टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मिल जाएगी ब्लैंक चार्ट बुक की. ओके, सो अभी हम बुक से इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं जो समरी के फॉर्म में पूरे डिस्क्रिप्टिव डिटेल के साथ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो चैप्टर नंबर 8. देखो, सबसे पहले तो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ रखा है, ठीक है. P इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस. ये M मतलब हमने मार्कअप को इस तरीके से डिनोट करा था. अब मार्कअप हम ईज के लिए M से डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो ये हमारा M यहाँ पर है मार्कअप प्राइस, ठीक है. सो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर FUZ को एक पर्टिकुलर फंक्शन के रूप में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. ओके, नाउ अगर हम फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पे अगर हम यहाँ पर जाएं, फिलिप्स कर्व क्या होता है बेसिकली. देखो, फिलिप्स कर्व का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन द change in the unemployment rate and the inflation, and there is a negative relationship exist between these two terms when inflation rises unemployment rate decreases. ठीक है. सो द ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड यहाँ पे आता है हमारा इन्फ्लेशन. ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड बाय द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. पाई इक्वल टू पाई ई. पाई मतलब इन्फ्लेशन, पाई ई मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एम मतलब मार्कअप, जेड मतलब कैशल वेरिएबल एंड यहाँ पे यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है. सो अगर हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, मार्कअप बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर हमारा कैशल वेरिएबल बढ़ते हैं तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो भी इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती है. ठीक है. सो यहीं पे हमारा सारा कुछ लिख रखा है. देखो, एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारी लिखी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो कि इस रिलेशन से हमको साफ पता लग रहा है. सो अगर हम यहाँ पे टाइम फैक्टर को कंसिडर करें तो पाई टी विल बी इक्वल टू आर. यहाँ पर सब जगह यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर फिलिप्स कर्व इक्वेशन. तो फिलिप्स कर्व की डिफाइन हमने समझी एंड उसकी इक्वेशन भी हमने यहाँ पर जानी. क्लियर. अब हम यहाँ पर फिलिप्स कर्व को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. अगर हमारा उस इक्वेशन में पाई ई टी ज़ीरो होता, अगर पाई ई टी ज़ीरो होता है, देखो इक्वेशन क्या कहती है, पाई इक्वल टू पाई ई प्लस मार्कअप प्लस जेड और माइनस का अल्फ़ा यू. सो अगर यहाँ पे ये पाई ई क्या होता ज़ीरो तो सिर्फ जो पाई है वो इसके इक्वल बचता. तो यहाँ पर भी यही हमारा शो हुआ है. ओके. सो अगर एक चीज़ और कि अगर हमारा पाई ई जो है वो हमारा थीटा अगर कोई वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, पाई ई टी इक्वल टू थीटा T-1 के इक्वल होता है, जहाँ पे थीटा इज़ अ ग्रीक लेटर विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन एंड द प्रेजेंट ईयर इन्फ्लेशन. ठीक है. तो पाई T-1 का मतलब है लास्ट ईयर की जो इन्फ्लेशन है वो क्या रही थी एंड थीटा उसके रिलेशनशिप को अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है. नाउ कमिंग टू बैक टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे सबसे पहले. तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो हमारा ओरिजिनल इन्फ्लेशन के इक्वल होता है. फिलिप्स कर्व की इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ, सो फिलिप्स कर्व की इक्वेशन होती है मार्कअप एम भी लिख सकते हो और इस म्यू के साइन से भी दिखा सकते हो, माइनस अल्फ़ा यू. ठीक है. इसकी जगह हम रखेंगे पाई टी इक्वल टू पाई टी प्लस ये माइनस अल्फ़ा यू. इससे ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा यू. अब ये जो है ना ये हो जाएगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मार्कअप ये कैशल वेरिएबल. तो यू एन इक्वल टू यू जेड प्लस अपॉन में अल्फ़ा. ठीक है. अब इसकी अब इस रिलेशन को हम दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई ई टी प्लस यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा को कॉमन ले लूँ, माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा यू टी माइनस यू प्लस जेड अपॉन में अल्फ़ा. तो ये हो जाएगा हमारा ये यू टी माइनस यू एन इक्वल टू पाई टी. अब ये पाई ई टी को हम लिख सकते हैं पाई टी -1 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा यू टी माइनस यू एन. तो दिस इज़ द मॉडिफाइड इक्वेशन जो हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो ये इक्वेशन अगर मैं बुक में आपको दिखाऊं तो देखो ये रही.
ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है नायरो का। तो नायरो बेसिकली है क्या, देखो यहीं से पढ़ते हैं। नायरो मीन्स द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप द इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट। तो हमारा जो नायरो का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरो। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हमें ज़रूरत पड़ती है इन्फ्लेशन रेट को कांस्टेंट रखने के लिए। ओके, सो अब जो हमारी ये इक्वेशन आई थी इसमें अगर हमारा यू टी बड़ा है यू एन से, ठीक है, मतलब ये चीज़ नेगेटिव हो रही है, यानी कि हमारा जो पाई टी है वो हमारा छोटा है पाई टी -1 से। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसका उल्टा करूँ, ये हमारा छोटा है यू एन से, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पाई टी जो है वो बड़ा होगा पाई टी -1 से। तो दीज आर द टू रिलेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमने नायरो भी पढ़ लिया एंड ये भी पढ़ लिया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ आर वेज इंडेक्सेशन। वेज इंडेक्सेशन का मतलब होता है अ प्रोविजन दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज वेजेस इन लाइन विद इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर हमारे वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब है हम वेज इंडेक्सेशन कर रहे हैं। सो वेज इंडेक्सेशन में बस आपको इतना ही ख्याल रखना है एंड आपको फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वेज इंडेक्सेशन के जो हम जिस अमाउंट से हम वेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। एंड फिलिप्स कर्व की इक्वेशन क्या होगी वेज इंडेक्सेशन के केस में, वो होगी हमारी अल्फ़ा यू टी माइनस यू एन अपॉन में 1 माइनस लैम्डा। तो ये है आफ्टर वेज इंडेक्सेशन। अगर हमारा लैम्डा 0 है तो फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हो जाएगा 0 एंड ये भी पहले वाली फिलिप्स कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 8। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमारा जैसे चैप्टर नंबर 8 में हमने फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं ओकन्स लॉ के बारे में। सो ओकन्स लॉ इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओकन्स लॉ क्या है? ओकन्स लॉ का मतलब है कि हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच का रिलेशन। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन आउटपुट ग्रोथ रेट एंड चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इट इज़ द रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों के बीच का क्या है ये रिलेशन, आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये लाइन, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट करी है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, यू टी माइनस 1 इक्वल टू माइनस जी वाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रही तो। ओकन्स लॉ की इक्वेशन यू टी माइनस 1 इक्वल टू माइनस जी वाई टी, जहाँ पर यू टी होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ करंट ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पास्ट ईयर, टी -1 आगे क्योंकि जी वाई टी का मतलब होता है हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट। ठीक है, आउटपुट किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर मैं इसको और मॉडिफाई करके लिखूँ तो हम मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं यू टी माइनस 1 माइनस बेटा जी वाई टी माइनस जी वाई बार। तो ये तो है हमारा, हम यहाँ पे इसको करेंगे कंसिडर ओरिजिनल ग्रोथ रेट एंड ये है एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अभी इस टाइम पर है। एंड बीटा किस चीज़ के लिए कि हमारा एक्चुअल से ओरिजिनल कितना ज़्यादा बड़ा है या घटा है उनके इफेक्ट को देखने के लिए हम बीटा यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ओकन्स लॉ की इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इसमें भी जैसे हमने फिलिप्स कर्व में देखा था ये चीज़, अगर मैं इसमें भी देखना चाहूँ तो अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट बड़ा होता है हमारे ओरिजिनल या फिर नॉर्मल ग्रोथ रेट से, ओरिजिनल या फिर नॉर्मल भी कह सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब यू टी जो है वो छोटा होगा यू टी -1 से। ठीक है, अगर अपोजिट करूँ तो हमारा जी वाई बार से अगर छोटा होगा तो यू टी बड़ा हो जाएगा प्रीवियस ईयर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होंगी। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन। तो एग्रीगेट डिमांड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट है एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ द रियल मनी स्टॉक, गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल टू एंड हमारा टैक्स रेट। ठीक है, ओवर टाइम पीरियड टी, टाइम फैक्टर सब में लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट है दैट इज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रियल मनी स्टॉक। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारा
कि जो हमारा YT है, आउटपुट ग्रोथ रेट है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT/PT। MT/PT क्या है? हमारा रियल मनी स्टॉक। एंड ये जो हमारा सिंबल है, इसके लिए आप K भी लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट, जो हमको दिखा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हमारा आउटपुट ग्रोथ होता है, रियल मनी स्टॉक भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट ग्रोथ हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट रेट उस चीज़ में डिक्लाइन हो रहा होगा LM कर्व के परस्पेक्टिव से। LM कर्व में हम M/P पढ़ते थे ना, तो उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड भी हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब इस चीज़ से हमें एक नया रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है, जो है आपका GYT = GMT - PyT। ठीक है, GYT = GMT - PyT। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ GYT = GMT - PyT। तो GYT मतलब हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट, GMT का मतलब नॉमिनल ग्रोथ रेट, एंड PyT का मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, सो अगर हमारा GMT बढ़ेगा, अगर हमारा GMT बड़ा है PyT से, तो इट मीन्स हमारा जो GYT होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हमारा GMT छोटा है PyT से, इट मीन जो हमारा GYT होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आउटपुट ग्रोथ रेट और हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड हमारा इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो आउटपुट ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? ओकन्स लॉ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन, आउटपुट ग्रोथ रेट एंड नॉमिनल ग्रोथ रेट के इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोन कि हमने 3 कॉन्सेप्ट को कवर करा है, ओकन्स लॉ, फिलिप्स कर्व, एग्रीगेट डिमांड। मीडियम रन में अगर हम देखें ओकन्स लॉ में क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो मीडियम रन में हमारा जो प्रीवियस ईयर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रेजेंट ईयर के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम इसको, इसी रिलेशन को हम अगर इक्वेशन में पुट करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कट जाएंगे, तो यानी कि GYT इक्वल हो जाएगा GY बार के। तो ये मीडियम रन कंडीशन होती है ओकन्स लॉ के लिए। इसी तरीके से जो फिलिप्स कर्व है उसके लिए भी एक इक्वेशन बनी है कि जो प्रीवियस ईयर की इन्फ्लेशन है वो प्रेजेंट ईयर की इन्फ्लेशन के इक्वल होगी। इक्वेशन में देखें तो PyT - PyT - 1 = माइनस का अल्फा UT - UN, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये कट जाएंगे, यानी UT = UN। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के इक्वल होगा। एग्रीगेट डिमांड के प्रोस्पेक्ट से देखें अगर मीडियम रन में, तो हमारा क्या होता था? ये होता था GYT = GMT - PyT। ठीक है, लेकिन अब हम मीडियम रन में देख रहे हैं तो हम इस मेजर को हटा देंगे टाइम के। तो अगर हम लैम्डा इधर लाएंगे, सॉरी हमारा पाई इधर लाएंगे, तो GM - GY। ठीक है, एंड दिस इज अ रिलेशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एडजस्टेड नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर मैं यही बात शॉर्ट रन में करूँ, शॉर्ट रन में करूँ तो ओकन्स लॉ में अगर शॉर्ट रन में तो देखो इनकी डिफाइन ही चलेंगी। ओकन्स लॉ कहता है कि हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट एंड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमारा क्या होता है? हमारा रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी। इसी तरीके से जो फिलिप्स कर्व है उसमें भी हमारा यही होता है, अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी। इसी तरीके से इसमें अगर GM कम है, यानी नॉमिनल ग्रोथ रेट कम है, तो हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट भी कम होगा। तो ये हमारा है शॉर्ट रन के सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट से पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहूँगी, वो है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कम होना, एंड डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। सो अगर मैं बात करूँ अब पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना डिफरेंस है, उनको हम 1% देंगे फॉर 1 ईयर। लाइक सपोज हमारा जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6, सॉरी मान लो चलो 6, ठीक है, और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4। तो अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट निकालूँ 4 सालों के लिए, तो क्या निकलेगा? 6 - 4 2 × 4 ईयर्स के लिए निकालना है, तो आ जाएगा 8 ईयर्स जो होगा हमारा पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट।
मतलब कितने एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ईयर्स हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि हमारा जो ईयर्स हैं वो कितने ईयर्स लगेंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। एंड उसी चीज़ के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बताती है द नंबर ऑफ द पॉइंट ईयर्स ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट नीडेड टू अचीव अ डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन ऑफ द 1%। मतलब 1% इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें कितने साल फालतू लगने वाले हैं। तो दिस इज आर पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन में डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, ये होता है इसका फॉर्मूला। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ल्यूकस क्रिटिक। ल्यूकस क्रिटिक हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रेशनल एक्सपेक्टेशन के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंज्यूमर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन रेशनल है। रेशनल का मतलब वो पास्ट इवेंट्स के बेस पे अपनी प्रिडिक्शंस को प्रिडिक्ट करता है एंड अपने फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। वो इन्फ्लेशन के पास्ट ईयर ट्रेंड्स के बेस पे प्रेजेंट ईयर की इन्फ्लेशन एंड फ्यूचर ईयर की जो अपकमिंग ईयर्स में इन्फ्लेशन होने वाली है उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाएगी इन फ्यूचर तो कंज्यूमर तो उसको भी प्रिडिक्ट कर सकता है अगर वो इन्फ्लेशन को कर पा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड्स। ठीक है, तो उस केस में जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगी उसके अकॉर्डिंग पहले से ही कंज्यूमर के पास एक बैकअप प्लान होगा। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। तो दिस इज वॉट द ल्यूकस क्रिटिक सेज। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉमिनल रिजिडिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉमिनल रिजिडिटी क्या होता है? देखो, रिजिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शेप को चेंज करना बहुत हार्ड होना। ठीक है, किसी भी चीज़ को चेंज करना, ये चीज़ बहुत हार्ड होना, ये होता है हमारा रिजिडिटी, मतलब हार्ड टू चेंज। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेजेस। ठीक है, अगर हमारी वर्कर्स हैं उनकी वेजेस हैं, कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, ऐसे इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है, लेबर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, डायनेमिक्स हो रहे हैं, तो उसके कारण फर्म को ऑब्वियसली बात है वर्कर्स की वेजेस में इंक्रीमेंट करनी चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और एनी अदर कंडीशन। बट वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए सपोज मान लो इन्फ्लेशन रेट एक महीने के लिए 8% से 11% हो गया। अब उसको कंसिडर करके क्या वो अपना पूरा जो एम्प्लॉयमेंट का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या उसमें चेंजेस करेंगे? नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर थोड़ी कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो उससे वो उस वेज को फिक्स रखेंगे एंड वो उसको चेंज नहीं करेंगे, फर्म्स उसको चेंज नहीं करेंगी। तो दैट लीड टू वेज स्टिकीनेस। वेज स्टिकीनेस का मतलब वेजेस को चेंज करना हार्ड होना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉमिनल रिजिडिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के दोनों चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 को कवर करा। चैप्टर नंबर 14 का लिंक भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, यूनिट 1 पूरी कंप्लीट है। यूनिट 2 भी अब पूरी कंप्लीट है। यूनिट 3 के भी लेक्चर्स आ जाएंगे। सो ये आपका पूरा डिटेल था, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें रहती थी इन चैप्टर्स में। ठीक है, सो अगर आपको पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टू, एंड यू कैन ऑल्सो DM ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर और द टेलीग्राम ID फॉर गेटिंग दोज नोट्स और PYQs, बिकॉज बैक एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।